नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे जिसी भी वजह से करते हो। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। दुनिया के किसी देश में छोड़िए, अपने गांव में इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप, इस गोदी मीडिया को, अपने गांव में नहीं। तो मैं ज़्यादातर लोगों से, यंग लोगों से पूछता था कि यार मन कर रहा है कि नौकरी छोड़ दें, तो कहता था हाँ भैया छोड़ दीजिएगा। छोड़िए इसका अदानी फदानी का नौकरी करके क्या करेंगे, चल आइएगा यहाँ गाँव में हम लोग यूट्यूब चलाएंगे। तो हम बोले कि भाई यूट्यूब कैसे चलाते हमको आता नहीं, तो सब अपने बैग से सामान निकाल के दिखाने लगे कि देखिए हाई फोन बा, हाई फोन बा, हाई फोन बा, हो जाई। रवीश कुमार जी, जैसे आपने मीडिया के खंभे पर हुए हमले का मुकाबला करते हुए देश को एक नई शब्दावली दी और कहा मीडिया दो तरह का है, एक गोदी मीडिया है और दूसरा जन संचार के माध्यम है, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बताया दो तरह के विश्वविद्यालय हैं। एक जहां राग दरबारी बज रहा है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और दूसरी जगह सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उस 7वें खंभे में सवाल पूछने वाली जगह है और आपने निमंत्रण दिया है हमको कि सवाल पूछो। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या कारण हुआ कि आपने हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण चैनल को कई दर्जन एपिसोड भारत की शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन के बारे में जागृत करने के लिए, जागने के लिए बनाया। ये शिक्षा की आपके हिसाब से क्या तस्वीर है और इस तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए आपकी निगाह में क्या करना चाहिए? भाई रवीश कुमार जी। शुक्रिया। हम सब, इस देश का एक दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोगों को आप कई पीढ़ी के लोगों से पूछें कि आपकी नज़र में अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई उदाहरण नहीं है। कई पीढ़ी, आज की पीढ़ी से भी, हमसे पहले की पीढ़ी से भी, उनसे पहले की भी पीढ़ी से, तो वो 2-3 जवाबों के बाद ख़त्म हो जाता है कि अगर आप IIT नहीं गए हैं, अगर आप JNU नहीं गए हैं, लेकिन देश में और भी कई सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं। तो मुझे बार बार, जब 2014 के बाद नौजवान बहुत हमलावर हो गए, कहीं भी दौड़ पड़ते थे, दौड़ाने लग जाते थे, तो मुझे लगता था कि यही इन लड़कों में ये दुर्गुण कहाँ से आ गया। मतलब ठीक है, हर समय के नेता जनता को अलग तरीके से बांधने हाँकने की कोशिश करते हैं, पर ये तो एक नेता के लिए पूरी जनता मुझे ही दौड़ाई जा रही है। तो बार बार मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था और जो हज़ारों व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे उन सब को पढ़ते हुए लगा कि ये क्लिक क्यों कर रहा है, इसको लिखने वाला कौन है। तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो लिखने वाला है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के ट्रेंड लोग हैं जो व्हाट्सएप लिख रहे थे, जिनका आप जैसे लोगों की बिरादरी के लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं उनकी उस भाषा का, उस कंस्ट्रक्ट को बहुत गौर से देख रहा था कि इसके पीछे बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का दिमाग है और बहुत ही हाई एंड लेवल पे जाके किया। मतलब आपके ही स्किल का कोई प्रोफेसर, आपके ही स्किल का कोई स्टूडेंट या आपके ही स्किल का कोई रिसर्चर ये काम कर रहा था, जो एक झूठ को इस तरह से, ऐतिहासिक झूठ को, धार्मिक झूठ को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उन लोगों को लग रहा था कि पहली बार उन्हें नॉलेज मिला है। तब बात मुझे समझ में आई कि ज्ञान का अंतर या ज्ञान की असमानता इस देश में आर्थिक असमानता से भी ज़्यादा है। हम और आप में पैसे का बहुत फासला हो सकता है, आप छात्रों के बीच भी पैसे का बहुत फासला हो सकता है। चूँकि आप JNU में हैं तो आप सभी का एक स्तर है, तो वो वहाँ भी फासला है, मगर उन फासलों में काफ़ी अंतर है, बहुत कम दूरियाँ हैं।
लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बलरामपुर की किसी यूनिवर्सिटी के छात्र या मोतिहारी के यूनिवर्सिटी के एमएस कॉलेज के किसी छात्र के नॉलेज से आप तुलना करें या मगध यूनिवर्सिटी के किसी छात्र के नॉलेज से तुलना करें तो ज्ञान की असमानता वो भयानक है। तो हमने उन छात्रों को ये कभी पता ही नहीं चलने दिया, उनके बाप दादाओं को भी नहीं, उनको भी नहीं, कि आपके इलाके में जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो खंडहर है। हज़ारों के हज़ारों छात्र हर साल पास होकर निकलते रहे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि अच्छी मिठाई होती क्या है। तो वो स्वाद नहीं दिया गया। वो स्वाद उन्हें व्हाट्सएप से मिलने लगा था और उसकी रंगीन अक्षरों से, उसकी रंगीन डिज़ाइन से मिल रहा था, जिसे वो पहली बार ज्ञान के रूप में ग्रहण कर रहे थे। और उनका आत्मसम्मान, आत्मबल, उस जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेंडा, उससे उनको बढ़ रहा था। तो वो एक नॉलेज के रूप में रिसीव कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। जिस तरह से आप अपने क्लास में अपने प्रोफेसर की बातों को नॉलेज के रूप में रिसीव करते हैं, और ये वही हुआ जिससे वो आक्रामक होते चले गए। जिस तरह से आप अपनी समझ को, आप अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं, और आप अपने इथोस को गार्ड करते हैं, जिसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि ये एक हमला है, उस तरह से उन नौजवानों को लगा कि ये हमारे इथोस पर कोई हमला कर रहा है। राजनीतिक रूप से वो आसान हो गया व्हाट्सएप के प्रसार के बाद कि वो इसके रक्षक बनकर किसी एक या दो व्यक्तियों को ट्रोल करें, पकड़ें। उसमें पैसे भी लगाए गए, पैसा भी खर्च किया गया। बहुत सारे लोकल स्तर पर गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन हुआ। वो बिल्कुल जो उसकी लिखावट है, जो उसकी पेशगी है, उस पूरे महिमा मंडन की, वो बहुत ही शानदार लेखों की तरह है। वो एक अजीब अजीब तरह के संदर्भों के साथ हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी में कुछ मिला हो या ना मिला हो, मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन ये बात तय है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली है। और जब देखने लगा तो पता चला कि कोई 3 साल से फंसा है, कोई 5 साल से फंसा है। किसी क्लास में एक ज़िले के कॉलेज में करीब 5000 छात्र छात्राएं हिस्ट्री में एडमिशन उन्होंने लिया है, लेकिन कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। तो 5000 छात्र इतिहास के विद्यार्थी होकर भी इतिहास के एक शिक्षक के बगैर गुजर रहे हैं। वैसे जेएनयू में भी शिक्षक नहीं होंगे इतिहास डिपार्टमेंट में, पूरे तो नहीं होंगे, कुछ खाली होंगे। जब यहाँ ये हाल है तो उस ज्ञान की असमानता पर किसी का ध्यान नहीं था। और जब मैं जीएन देवी को पढ़ रहा था तो उसमें एक बात मेरे दिमाग में खटक गई। उनका ये कहना था कि भारत के विश्वविद्यालयों ने बहुत ज़्यादा प्रगतिशीलता वैज्ञानिक सोच में या अन्वेषण में, इनोवेशन में इसलिए नहीं दिखाई कि क्लास के भीतर एक ही तरह का क्लास पहुंचने लगा। जो भारत की गरीबी थी वो उन ज़िलों के नौजवानों को उन घटिया कॉलेजों से भी वंचित कर रही थी। वो इतने गरीब हो गए कि वो रजिस्ट्रेशन कराने की औपचारिकता पूरी करने के लायक भी नहीं थे। तो वो वहाँ से बाहर हो गए और माइग्रेशन में चले गए। तो एक तरह से ये वर्ग कौन था? ये वर्ग था अनुसूचित जाति का, जनजाति का और पिछड़ों का। तो ये एक बड़ा वर्ग जो अपनी गरीबी, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से क्लास में आता और अपनी सहज बौद्धिकता से, अपनी नैसर्गिकता से क्लास को समृद्ध कर देता। और कुछ संभ्रांत घरों के बच्चे भी होते। तो इस तरह का अनुपात अगर क्लास में बैठता तो वो भी इनसे सीखता और ये भी इनसे सीखते। तो क्लास के भीतर चैलेंज खत्म हो गया नॉलेज का। तो ये चीज़ मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है इस पर बात करना। जब नौजवान आने लगे तो कहते थे कि हम चाहते हैं कि आप मुझ पे, हमारी यूनिवर्सिटी पे फोकस करें, पर हम मोदी समर्थक हैं और रहेंगे। तो हमने कहा आप जीवन भर रहें, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। अगर आपने राजनीतिक शादी कर ली है आप निभाइए उसे, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये बात उठाऊं तो क्या आप नहीं चाहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि हमें अच्छा शिक्षक मिले, हम चाहते हैं हमें अच्छी किताब मिले। तो उससे एक प्रेरणा मिली। उसके बदले में फीस मुझे भी दी गई कि वो नौजवान मोदी समर्थक बने रहे, पर उन्होंने मुझे गालियां देनी बंद कर दी या कम कर दी। तो वो एक अच्छा ट्रेड ऑफ था दोनों के बीच में।
और इसका एक फ़ायदा तो हुआ, कई जगह सत्रों में करेक्शन आया, कई जगह शिक्षक बहाल किए गए और कई जगह वाइस चांसलर ने भी माना कि हाँ ये एक बड़ी समस्या है। और कई जगहों पर आरएसएस के लोग हों या मोदी समर्थक लोग हों, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया कि अगर हम किसी भी प्रकार का भारत चाहते हैं तो उस भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। ये और बात है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे बुनियादी समस्या के रूप में स्वीकार किया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये सबके लिए था और सबने इसे अलग अलग रूप से देखा, तो उस ताकत से मैं करता चला गया। शिक्षा का जो चेहरा है आपने दिखाया, आपने बेरोजगारी के सवाल को भी बहुत हमदर्दी से देखा। अक्सर हम बेरोजगार नौजवानों को दोष देते हैं कि तुमने पढ़ाई अच्छी नहीं की तो तुमको नौकरी कैसे मिलेगी, या अगर पढ़ाई अच्छी की है तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि लक्ष्मी पूजा कर सके तो नौकरी कैसे मिलेगी, या कहते हैं कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, तुम मम्मी डैडी कल्चर से नहीं आए और नौकरी बड़ी चाहते हो। आपने इन सब सवालों को परे करके जॉबलेस ग्रोथ का सच सामने रखा। अभी जो बजट आया है उसके बारे में फिर दावा किया जा रहा है कि जॉब बूम होने वाली है और थोड़ा सा इंतज़ार और करो। आप इस धोखे के बारे में अन्य लोगों से अलग क्यों लिखते हैं या क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे उनके ही समर्थक आकर बताते हैं कि उनकी हालत ख़राब है और वो ये भी बताते हैं कि वो पाला नहीं बदल सकते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ मैं क्या करूँ, मैं भी बदल लूँ पाला? तो कहते नहीं, आप उधर ही रहो, आप बोलते हो तो हमारा काम हो जाता है। और ये सच बात है कि वो आते हैं। देखिए, इस तमाम दावों के बीच में ये तो सरकार का ही आंकड़ा है कि 25,000 रुपया आप महीना का कमा लें तो चोटी के 10% लोगों में आ जाते हैं। तो ये तो समृद्ध भारत नहीं हुआ ना। सरकार का ही आंकड़ा है कि 10,000 रुपया महीना कमाना इस देश में कितना मुश्किल है। जो ज़्यादातर नई नौकरियां दिख रही हैं वो डिलीवरी बॉयज़ की दिख रही हैं, पर उनकी सामाजिक सुरक्षा कितनी ख़राब है। आप उनको देखिए कि वो कम पैसे में दिन रात, उस वक्त में जब सड़क पर बाइक चलाने के लिए जगह नहीं है, उसी जैम के भीतर में उनके लिए एक रोज़गार आया है जो डिलीवरी कर रहे हैं, घरों में भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, लेकिन महीने का 10,000 या 20,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जॉब क्रिएट किया है इन्होंने इनकी आर्थिक नीतियों में। ये इन्होंने, अगर इनकी जगह कांग्रेस होती तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि इससे अलग आर्थिक सृजन होता, इकोनॉमिक क्रिएटिविटी होती, क्योंकि एक ही आर्थिक नीतियों के खानदान से दोनों आते हैं। अब दावा किया जा रहा है कि वहाँ सोच बदल रही है कांग्रेस में और वो इन चीज़ों की आलोचना कर रहे हैं, पर अभी भी साफ साफ देखना बाकी है कि इन आर्थिक नीतियों का विकल्प वो क्या पेश करते हैं। करना पड़ेगा उनको लिखित दस्तावेज के रूप में, लेकिन दोनों पार्टियों ने रिटन तरीके से अपने इकोनॉमिक एजेंडे को साफ साफ नहीं किया। उसमें दावे हैं, कभी वो 2047 पर चले जाते हैं, कभी वो 21वीं सदी के ख़त्म हो जाने के डेडलाइन पर चले जाते हैं। हर साल वो डेडलाइन बढ़ाते हैं, हर साल उनकी ट्रिलियन इकॉनमी के दावे बढ़ते चले जाते हैं और हर साल वो जो उनके पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है तरक्की के नाम पे। तो यही दिखाते हैं कि $1 बिलियन का निवेश आया, पर ये नहीं बता पाते कि अदानी की कंपनी में जो निवेश आया वो मॉरिशस से कैसे आ गया, आया कि नहीं आया। तो जो आर्थिक नीतियां हैं वो ज़रूर कुछ घरानों के लिए समृद्धि देने वाली हैं, पहले से भी चली आ रही हैं। हमको उन नीतियों की निरंतरता को तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उन नीतियों को बहुत साल दे दिए गए। हर दौर की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी और बीजेपी की भी सरकार में करीब करीब 20-20 साल दे दिए गए। अगर आप वाजपेयी सरकार का भी मिला लें, मोदी सरकार का भी मिला लें, तो दोनों तरफ 15 से 20 साल का मिला के कोई 90 से लेकर अब तक कोई 30 साल से ज़्यादा का वक्त दे दिया गया। और इस वक्त उन नीतियों से ज़रूर समाज में कुछ समृद्धि आई है, कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अंत में जाकर यही दिखता है कि कोई 25,000 रुपया भी कमा नहीं पाता है। तो इन चीज़ों की बात आप कैसे करेंगे? अब मुश्किल ये है कि इन चीज़ों की बात करना भी सरकार के खिलाफ बात करना हो गया है।
कोई भी बात आप करें तो उसकी डिज़ाइन ऐसे की जाती है कि आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो जनता के हक की बात है कि आखिर कब तक लोग 10,000 या 15,000 की नौकरी करने के योग्य होंगे। 2021 या 22 में तो ये डेटा है कि 12,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन ने सुसाइड किया है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे जिसी भी वजह से करते हो। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। तो वो सारे न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि भारत पर हमला हो गया है, पर वो सारे न्यूज़ चैनल तब तो नहीं कह रहे थे कि 12,000 इसी देश के बिजनेसमैन जब अलग अलग कारणों से बिजनेस डूबने के कारण सुसाइड कर रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सुसाइड करने वाले सारे कांग्रेस के वोटर होंगे या सारे कोई लेफ्ट के वोटर होंगे। उनके भी वोटर होंगे, उनके भी समर्थक रहे होंगे, पर ये कैसी राजनीति है कि उनकी पार्टी के व्यापार मंडल भी, व्यापार मोर्चा भी अपने कारोबारियों की आत्महत्या पर बोल नहीं पाया। आप सोचिए, आप तो फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक होने की कीमत कितनी बड़ी है कि उनकी बिरादरी के लोग सुसाइड कर रहे हैं। और कोई भी इस देश में बिजनेसमैन या बिजनेस का कोई भी संगठन ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखता है कि इतने सारे व्यापारी, अगर आपकी नीतियां हैं 20 लाख करोड़ के लोन का ऐलान किया गया था कोरोना के समय, वो लोन किसको गया, कहां गया, कैसे बटा कि ये 12,000 लोगों को सुसाइड करनी पड़ी। तो आप अपनी बिरादरी के, अपने संगठन के सदस्यों के प्रति भी ईमानदार नहीं हो पाते हैं, उनके मरने पर भी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र तो क्यों चाहिए, और इस लोकतंत्र का क्या करना है फिर। ये तो ये लोकतंत्र नहीं है ना कि आप उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए चंदा जुटाते हैं, मगर आपका साथी उसको लोन नहीं मिला और वो सुसाइड करता, आप बोल नहीं पाते हैं, और फिर आपको अदानी के लिए झंडा लेकर निकलना पड़ता है, जो अदानी और जिनका जो साम्राज्य है एक दिन आपके ही बिजनेस को निगलने वाला है। और जो भी नेशनलिज्म का रूप होगा, कम से कम किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में ये फिट नहीं बैठता है कि आप गौतम अदानी को डिफेंड करने जाएं। किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में नहीं फिट बैठता है। आप नेशनलिज्म की परिभाषा से, उससे प्रेरित होकर उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं। इतिहास में लोगों ने किया है, नए नए ब्रांड बनाए हैं, और वो सारे ब्रांड देश और देश के राष्ट्रवाद की पहचान भी बने हैं। लेकिन गौतम अदानी कहीं से भी इस देश की पहचान नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट से आप देखिए उनका साम्राज्य ढह गया, एक छोटी सी रिपोर्ट से ना। वरना तो भारत में अगर कोई पत्रकार लिख दे तो मानहानि कर देते थे। मैं तो सोच रहा था कि अदानी मानहानि एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम बनाएंगे ये अलग। अब अगर इन्हें अगर मानहानि करनी होगी तो एक कंपनी बनानी होगी, एक सीईओ, मानहानि सीईओ डिफेमेशन रखना होगा, जो तमाम तरह के पत्रकारों को मानहानि के दायरे में लाता रहेगा, केस करता रहेगा। तो हम सबको इन सब आर्थिक असमानताओं को और ज्ञान की असमानता को मुझे लगता है कि सबसे ऊपर रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आर्थिक असमानता है और उसके साथ साथ सामाजिक असमानता भी है, वो उस आर्थिक असमानता के दायरे में है। लेकिन ज्ञान की असमानता के मारे तो हमारे वही लोग ज़्यादा हैं जो सामाजिक असमानता का दंश झेल रहे हैं। तो इन तीनों असमानताओं की पहचान करें और कोई रास्ता निकालें। असल में आप लोगों ने जो काम किया वो ये कि रवीश कुमार जी की अगली किताब के लिए अलग अलग चैप्टर के लिए सवाल दे दिए। ये 100 सवाल करीब आ गए हैं। तो एक टुकड़ा ये अभी भारत की राजनीति और राष्ट्र निर्माण की रणनीति के बारे में, इसके बाद मीडिया कल्चर के बारे में, और उसके बाद इनकी पर्सनल जो ट्रेजेक्टरी बन रही है उसमें इनको साहस कहाँ से मिल रहा है, उसमें ये तन के खड़े क्यों हैं, ये झुक के चल क्यों नहीं रहे हैं, ये रेंग क्यों नहीं रहे हैं, ये उनका चप्पल अपने सिर पर लेके घूम क्यों नहीं रहे हैं, ये सवाल है। तो हमने आपसे पूछा कि बहुत सारे सवाल आए हैं इस सवाल के बारे में कि सेकुलर मुल्क कैसा होना चाहिए, और भारत में जो धार्मिक विविधता है उसमें क्या सेकुलरिज्म और बीइंग एंटी हिंदू एक दूसरे के करीब आ गया।
बहुत अच्छा सवाल है, सब सवाल ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा लग रहा है जो लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर रैलियों को पेड़ के नीचे ही खड़े होकर सुना है। तो मुझे आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई और बोल रहा होता, मैं वहाँ होता। आज ज़रूर शुरुआत इसकी, आपने बागी की बात की, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, देशद्रोही की बात से। तो अब तो आप कोई भी बात कहिए तो आपका जब देशद्रोही का टैग है तो वो लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ देशद्रोही कौन होता है? देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। तो ये जो देशद्रोही लोग हैं ये संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं। फर्जी यूएपीए लगा देंगे, फर्जी एनएसए लगा देंगे, तो इनसे बड़ा तो कोई देशद्रोही नहीं हुआ ना। आम जनता ने तो अपनी सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए शपथ नहीं ली है, वो संविधान की बदौलत उसका नागरिक ज़रूर है, पर ये तो जब जिस दफ्तर में जाते हैं बाकायदा उस किताब की शपथ लेते हैं और ठीक उसका उल्लंघन करते हैं। तो जो स्कोप देशद्रोही होने का है वो पावर में बैठे लोगों का ज़्यादा है। जनता में ज़्यादा से ज़्यादा लोग विद्रोही हो सकते हैं, है कि नहीं सर? जी हाँ, बिल्कुल। अब रही बात कि भारत में जो नागरिकता और उसकी अवधारणा को आम जनों के बीच में ठीक से नहीं समझा गया, उस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई भी तो आज के दौर में इतना जब संचार विकसित नहीं था तो जनता के बीच नहीं हुई। तो जनता ने उस नागरिकता को अपने तरीके से समझा और बहुत खूबसूरत तरीके से समझा। लेकिन जब ये संचार के साधन माध्यम जब आए, तरह तरह का मीडिया जब आया, नाम उसका मीडिया हुआ, उसमें से मीडिया का काम ही गायब हो गया। तो जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनरी होनी चाहिए थी उसके जगह एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई, और उसके साथ साथ धार्मिक नागरिकता आप हिंदू नागरिकता कह सकते हैं। और अब उस तरह से अब किताबें भी लिखी जा रही हैं इस तरह के थीम पर। आज ही मैं किसी किताब का टाइटल देख रहा था, तो एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई, और इस नागरिकता का जो आधार था उसमें सूचना गायब था, सूचना थी नहीं। सूचना, हम सब ज़्यादातर लोग इस देश में सूचना विहीन नागरिकता जीते हैं। ज़्यादातर लोग अखबार और टेलीविज़न या किसी भी प्रकार की सूचना से, ईमानदार सूचना से दूर रहे, लंबे समय तक दूर रहे। उनके पास इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो खराबियां आ रही हैं, उन खराबियों की जानकारी जो पहुंचती थी उसके माध्यम राजनीतिक दल ही थे, विरोधी दल थे, विपक्ष के दल थे, उससे ज़्यादा पहुंचा करती थी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया या किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने इन इंस्टीट्यूशंस का क्या किया है। तो सबसे पहले विपक्ष पर हमला किया गया, आपके भीतर से विपक्ष के होने की संभावना समाप्त कर दी गई, इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया गया। सर, जब इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाए तो और आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आप नागरिक हो सकते हैं कहलाने के लिए, पर नागरिकता का जो धर्म होता है उसे निभाने के लिए आप इक्विप्ड नहीं होते हैं, उससे लैस नहीं होते हैं। तो एक धार्मिक नागरिकता थोपी गई जिसे आप हिंदू नागरिकता के तौर पर देख सकते हैं। राजनीति में धर्म का आना, कई लोग कहते हैं कि हमारा देश कई तरह के धर्मों का देश है और राजनीति को, सामाजिक आचार व्यवहार को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेता धार्मिक समारोहों में आते जाते रहेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से जाएं या राजनीतिक रूप से जाएं या उनका जो भी करें। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि राजनीति में जब धर्म आता है तो वो राजनीति में अधर्म पैदा करता है। राजनीति में जब धर्म आता है तो धर्म की राजनीति करने वालों के बीच वो साहस खत्म कर देता है, सत्य को सुनने की साहस खत्म कर देता है। धर्म की दुकान या धर्म का अस्तित्व या धर्म का महात्म्य, इंपॉर्टेंस जो है, रेलेवेंस जो है, इस बात पर है कि आप कुछ एथिकल कोड का पालन करेंगे। कोई भी रिलीजन इस बात का दावा करता है कि वो एक सर्टेन एथिकल कोड में विश्वास करता है, इसलिए वो धर्म के अनुयायियों को ये कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम सच बोलो। लेकिन यहाँ तो लोग गीता पर हाथ रखकर ही झूठ बोल रहे होते हैं और उस ऊपर से गीता जयंती भी मना रहे होते हैं। और अगर आप सच बोलें तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जिस कुर्सी पर हम दोनों बैठे हैं, पता नहीं कौन खरीद के ले जाए, तो वो भी गायब हो जाता है। तो एक ऐसे देश में जब धर्म
की स्थापना राजनीति में या मुल्क के चरित्र के रूप में की जाए तो थोड़ा संदेह से देखना चाहिए। सेकुलर मुल्क वो मुल्क होता है जहां पर संविधान की बुनियादी समझ ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम सेकुलर मुल्क थे, अभी भी हैं, उसे बदलने की बहुत कोशिशें की जाती हैं, कर भी चुके हैं बहुत हद तक, मगर उसकी आत्मा, उसके बीज अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन होता यह है कि संविधान की समझ इतनी कमज़ोर है लोगों में, उसके प्रति निष्ठा इतनी, उसे कमज़ोर इसलिए कहेंगे कि जानकारियाँ कम हैं। बहुत सारे लोग इस देश में मिल जाएंगे जिन्होंने संविधान की किताब नहीं देखी है। वो तो भला हो बहुजन मूवमेंट का कि बीएसपी की रैलियों से लेकर अंबेडकर जयंती की रैलियों में संविधान की कॉपी बिका करती है। आप और भी कोई, और ये मुझे लगता है, मैं दुनिया के हर देश में नहीं गया हूँ, पर मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि गलत भी हूँ, मेरा अपना मानना है कि भारत ही एक अजूबा देश है जहाँ पर किसी भी वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही सही, संविधान की कॉपी किसी की जयंती के नाम पर हो रहे मेले में बेची जाती है। लोग संविधान को गीत के रूप में गाते हैं और उनके गीतों में जो भीम गीत है, जो अंबेडकर के गीत हैं, जो मराठी में ज़्यादा लोकप्रिय हैं और भी दूसरी भाषाओं में होंगे ही, उसमें संविधान का जो थीम है वो ज़्यादा है। तो उस देश में भी अगर ये ना होता तो बहुत सारे लोग संविधान की किताब या कॉपी का दर्शन तक नहीं किए होते। अगर कांशीराम की राजनीति ना आई होती तो लोगों ने अंबेडकर की प्रतिमा तो देखी, पर यह नहीं देखा कि उस प्रतिमा में एक किताब भी है। उस किताब के बगैर बहुत कम अंबेडकर की मूर्तियां लगाई गई हैं। अगर एक हाथ उनका उठा हुआ है, एक उंगली सामने की तरफ है, तो एक हाथ में वो संविधान की किताब भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जनता के बीच ले जाने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। बहुजन मूवमेंट ने हमें ये राजनीतिक विरासत में सौंपने का काम किया है, या उसे आप अंबेडकर मूवमेंट कहें जिसने महाराष्ट्र में ये काम किया है, तो संविधान जनता तक पहुंचा नहीं। तो नागरिकता या देश, इसकी समझ आप ज़रूर धर्म, उसकी संस्कृतियों, क्योंकि ये सब उसकी शिराएं हैं, इसके बगैर तो शरीर बनता नहीं है, मगर आत्मा तो संविधान है। और जो सेकुलर देश है उसका मतलब यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल देश हो। उसका मतलब है कि आप संविधान की नज़र से सबको बराबर समझें। उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक धर्म के लोगों को आप इतना प्रताड़ित कर दें, उसके अधिकार बोध ख़त्म कर दें और दूसरे लोग शांतिपूर्ण तरीके से उसे देखें, सहमति जताएं। नागरिक हम नहीं हैं। नागरिक अगर हम होते तो एक नागरिकता के आधार पर दूसरे नागरिक के साथ हो रही गलतियों को, ज़्यादतियों को हम महसूस करते। हम सामाजिक ज़रूर हैं, हम पारिवारिक बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने परिवार में कोई बीमार होता है तो हम बहुत चिंतित होते हैं। अपने देश में किसी को अवैध रूप से सिद्दीक कप्पन, जिसने वो रिपोर्ट तक ना लिखी और उसे 28 से 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, हम उसके दर्द को महसूस भी नहीं करते हैं। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे भीतर नागरिकता नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित राष्ट्र नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित सेक्युलर समझ नहीं है। हमने सेक्युलरिज्म को हमेशा धर्म के कॉन्टेक्स्ट में समझा है, हमने सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के रूप में नहीं समझा है। संविधान ने बाद में इसे जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, संविधान अपने तमाम अधिकारों से और अपने तमाम बिंदुओं से हम सबको यही कर्तव्य दिया कि आप एक दूसरे के लिए महसूस करेंगे, एक दूसरे के लिए सुरक्षा चौकीदार बनने का काम करेंगे। मगर यहाँ तो आपकी चौकियाँ लूट ली गईं और जिस पर लूटने का इल्ज़ाम लगा उसने ही कह दिया वो चौकीदार है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो मेरी नज़र में ये बहस चलती रहनी चाहिए। ये मैं इसमें लेकर मैं अपने तौर पर बहुत स्पष्ट हूँ कि हिंदू राष्ट्र भी होगा तो क्या उसमें कोई जज इतना डरपोक होगा कि बेल नहीं देगा? तब तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दिन रात खपाए बैठे हैं, मैं उन्हीं को बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहा कि जहाँ एक जज इंसाफ ना कर सके? तुमने ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहा कि किसी अकेले को घेर कर मार दिया जाए? क्या तुमने इसके लिए हिंदू राष्ट्र चाहा? अगर आपको इतिहास में मौका मिला ये बनाने के लिए, तो क्या आपने ये उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया कि आप गौतम अडानी को लेकर सवाल उठा तो आप बोल नहीं पाए? क्या आप हिंदू धर्म का ये कमजोर चेहरा देखना चाहते हैं?
हर धर्म अपने अनुयायी को एक चरित्र देता है और वो चरित्र है, आप सिख धर्म में जाइए, सिख धर्म ने सिखों को क्या दिया है? सिख धर्म ने सिखों को एक चरित्र दिया है, कैरेक्टर दिया है। आप हो जाएं कुछ भी, गुरुद्वारे में जाकर लंगर के बाहर जूते साफ करने पड़ेंगे। वो अपनी मर्सिडीज से उतरकर जूते साफ करते हैं। वो जाते हैं, खालसा इंटरनेशनल बनाकर टर्की में और सीरिया में मदद करने चले गए हैं। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र के अगर सबसे बड़े नायक हैं, तो क्या ये उनका किरदार है कि जब आरोप लगे तो आप जावेद अख्तर का डायलॉग चुरा कर बोलते हैं, जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ? तो ये क्या किरदार? तो हम किसी भी तरीके से हिंदू राष्ट्र का कोई शिखर नहीं देख रहे हैं। अगर ये सपना था, जिस सपने को लेकर 100 साल चले हैं, तो हम उन्हीं की बात करते हैं। आपने ये दिखाया हमें कि आपने एक ऐसा अपना श्रेष्ठ नेता दिया जो अदानी का नाम लेकर नहीं बोल सकता है। इतना ही कहा जा सकता था कि जांच होगी, आप जांच पर भरोसा कीजिए, पर तब तक आप नहीं कह सके। आप लगे सरकारी योजनाओं का पैम्फलेट पढ़ने के लिए। वो तो हम सब जानते हैं आपकी योजनाओं के बारे में, कौन नहीं जानता है? तो अगर आप किसी धर्म के बारे में, अब 8 साल हो गए, तो आप बताइए कि उस धर्म की संकल्पना के हिसाब से आपने क्या दिया? ये ऐसा गुलाम मीडिया दिया जो सरकार से सवाल नहीं कर सकते। अगर आप हिंदू राष्ट्र में यकीन ही करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके श्रेष्ठ नागरिक हैं, है कि नहीं? लेकिन वो तो 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। भाई हिंदू धर्म तो सबसे खुला धर्म है। आप कहीं से कोई आ जाइए, एक संप्रदाय बना लीजिए, एक देवता ले आइए, सब कहेंगे हमें स्वीकार है, ले आइए इनको भी। आप इससे बगावत करके कोई संप्रदाय बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, वो भी स्वीकार है। वो चल रहा है इतने हजारों साल की परंपराओं से। इसी धर्म में, धर्म के आज दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जा रही है, शायद दिल्ली में रैलियां निकल रही हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती जी तो बनारस चले गए थे शास्त्रार्थ करने, पुराणों को लेकर। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, बाकायदा वो शास्त्रार्थ हुआ था। तो किसी ने उन्हें पत्थर तो नहीं मारे ना बनारस में। वो एक पार्क में गए, तमाम तरह के पंडित आए ये समझाने के लिए कि मूर्ति पूजा का प्रावधान है, ये कहते थे मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है। तो आप दयानंद सरस्वती की जयंती मना सकते हैं, पर दयानंद सरस्वती से दयानंद सरस्वती को मत छीनिए। आप धर्म के नाम पर यही कर रहे हैं। तो धर्म के नाम पर 8 साल में अभी तक आपने कोई भी ऐसा आदर्श स्वरूप स्थापित नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि उसमें स्थापित करने के लिए कोई संभावना ही नहीं है। जो भी आदर्श कायम करने की संभावना है वो एक सेकुलर राष्ट्र में ही है, वो एक संवैधानिक राष्ट्र में ही है, जहां सबको बराबर का अधिकार मिलता है, जहां किसी पे फर्जी मुकदमे नहीं डाले जाते हैं। आप हर चीज का पहले का उदाहरण दे देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया? तो ये बता दीजिए ताकि हम भी उसको देखें, जो उसके आलोचक हैं वो भी देखें कि हाँ भाई ये कुछ श्रेष्ठ चीजें ले आए हैं हिंदू धर्म के नाम पर। आप तो उसका मेयार छोटा कर रहे हैं। जिस धर्म ने धर्म के भीतर धर्म के इतने बड़े बड़े आलोचक दिए हों, जिसकी बुराइयों को लेकर आज तक आंदोलन चल रहा है, चला ही है ना, जाति प्रथा को लेकर आंदोलन तो चल ही रहा है ना, और चलता ही रहेगा। कौन लाया? आप इस पे चले जाए, आधे अधूरे तरीके से बात करते हैं, पर उसको प्रिजर्व करने वाली संस्थाओं के साथ आप ही उठते बैठते हैं। क्या आप मना कर देंगे कि जो आरएसएस का सदस्य होगा वो क्षत्रिय महासभा का सदस्य नहीं होगा, जो आरएसएस का सदस्य होगा वो उसका ब्राह्मण महासभा से कोई लेना देना नहीं होगा? आप ये कर ही नहीं सकते हैं। तो आपके भीतर दुर्बलताएं आ जाती हैं। धर्म के नाम पर अगर आप राष्ट्र की कल्पना करेंगे तो आपके भीतर एक गुलामी करने की प्रवृत्ति आ जाती है। फिर आप धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्र किसी को नचिकेता नहीं बनने देता है। इसी धर्म में प्रश्नोपनिषद है कि नहीं है? है ना? लेकिन आज आप प्रश्न कर दीजिए
तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप प्रश्न ना कर सके, चैनल खरीद लिया जाता है। आप प्रश्न ना कर सके, 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं। आपको लगे कि आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके सामने तो किसी एक्टर को कनाडा से ले आते हैं। तो कम से कम आप प्रश्नोपनिषद के प्रति भी ईमानदार नहीं है। तो धर्म के आधार पर राष्ट्र की कोई भी कल्पना बेईमानों को बेईमानी से बचाने की संकल्पना है। इसीलिए सेकुलर राष्ट्र बहुत ज़रूरी है, जहां हम धर्म को लेकर निजी क्षेत्र में बहस करें, निजी जीवन में आचरण करें। धर्म ने इस देश को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, नैतिक बल दिया है, नैतिक मान्यताएं दी हैं, बुराइयां भी दी हैं, पर मिला है। उसके संबल से बहुत लोग जीवन जीते हैं और ताकत पाते हैं, अपने बुरे वक्त को काटते हैं। तो अच्छी बात है, उनके जीवन का ये संबल है। मगर नागरिक जीवन का संबल संविधान की किताब हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। धर्म आधारित समाज कैसा बनेगा, धर्म आधारित राजनीति कैसी होगी, और जो अभी की दुर्दशा है उसमें धर्म की आड़ लेकर के अनैतिकता को, अपराध को, झूठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरह से प्रश्न मुक्त भारत बनाने की बात हो रही है, और सवाल तो वही नहीं पूछे जाते हैं जहाँ तानाशाही होती है। तो तानाशाही और मौजूदा नई पीढ़ी में बिल्कुल उल्टा रिश्ता है। कई सवाल आए हैं मीडिया के बारे में, मीडिया के सामाजिक गठन से लेकर के आपके अपने निजी यात्रा के बारे में। उसमें से एक जो रिपीटेड लगता मैं पढ़ देता हूँ, तो श्री रवीश कुमार सर, वी हैव बीन वॉचिंग यू फॉर सो लॉन्ग and we really appreciate your decision of resigning the new channel of NDTV. Sir, I don't have any specific question to you, but I think that I have started understanding your point of view over time. But sir, would request you to describe your mental state and condition before resigning, as well as how do you look at the present national situation? Bottom line here, Ravish ji, how do you look or see India in upcoming 10 years? ये तो हम भी जानना चाहेंगे कि रवीश कुमार, जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पैदा होना देखा, जिन्होंने गोदी मीडिया का जन्म देखा, जिन्होंने अडानी का बढ़ता हुआ माया जाल देखा, और कितना बुरा वक्त देखेंगे आप ये पूछना चाहते हैं? आपकी आशा का आधार क्या है? आप हमेशा, एक तो आप कवि हैं तो कवियों को पूरी छूट है कि निराशा में भी आशा देखें, लेकिन पत्रकार के नाते आपके पास कुछ ठोस आधार होंगे कि इस मुल्क की बनावट में, इन लोगों में, इन नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों में कुछ तो ऐसा चमकता होगा जो आपको हताश होने से रोकता है। इस्तीफ़ा देने अचानक तो नहीं दिया, पर जब ये खबर आई कि अडानी एनडीटीवी ख़रीद रहे हैं, तो मेरे जो शुभचिंतक हैं वो मेरे लिए बहुत चिंतित हो गए, मुझसे ज़्यादा हो गए, मैं भी चिंतित हो गया। जब आपके शुभचिंतक चिंतित हों तो आपको भी चिंतित होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत छोड़ देना, देख लो कुछ सेवेरेंस मिल जाए, देख लो कुछ ये मिल जाए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो और हर दूसरे दिन फ़ोन आता था कि अभी आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, ये लीगल बैटल है, ये महीनों चलेगा। तो मैंने कहा कि इस देश में लीगल बैटल उमर खालिद के लिए है, अडानी के लिए नहीं है। वो हफ्तों में ये हो जाएगा। और हवा जब बदलती है तो आप महसूस कर लेते हैं। इस वक्त की हवा थोड़ी सर्दी भी है और आने वाली गर्मी की तासीर भी है इसमें, तो आप महसूस कर लेते हैं। तो मैं एनडीटीवी के भीतर की हवा को महसूस करने लगा था। और ये जान गया था कि एक चैनल जिसके पास केवल एक चैनल है, अच्छा है चाहे बुरा है जैसा भी है, लेकिन अब उसके पास कोयले का खदान होगा, एयरपोर्ट होगा, समंदर के किनारे के बंदरगाह होंगे, रेलगाड़ियाँ होंगी, बिजली का मीटर होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, क्या पता कल को पानी का कनेक्शन होगा। तो फिर हम रिपोर्ट क्या करेंगे? तो अडानी ही करेंगे। और वो सारी आशंकाएं
बाद में साबित हो गई। एक दिन मैं एनडीटीवी के वेबसाइट पर देख रहा था कि 5 या 6 खबरें प्रो अदानी थीं, और ये सब चल रहा था। जो उद्योगपति 2 सवालों का सामना नहीं कर सकता है, वो भाषण दे रहा है कि वो फाइनेंशियल टाइम्स जैसा बनाएंगे। उसी समय वो दैनिक जागरण में उसका एक फीचर इंटरव्यू छप रहा है। तो इन सब को देखने जानने के बाद अदानी एक स्वतंत्र कैपिटलिस्ट होते। कोई कैपिटलिस्ट से कोई मेरी लड़ाई नहीं है। अगर कोई गुजिया बनाने वाला, समोसा बनाने वाला उद्योगपति खरीद लेता तो मैं शायद कुछ दिन रुकता, पर अदानी को मैं कभी भी मोदी से अलग नहीं देख पाया, उनकी राजनीति के हिस्से से अलग नहीं देख पाया, क्योंकि उनका उभार उस दौर के समय, ऐसा नहीं है कि भारत में काबिल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन वो उनका एक्सटेंशन हैं। तो उनके ही एक्सटेंशन में नौकरी करने से अच्छा है करना और बीजेपी के दफ्तर में बैठ के पैम्फलेट लिखना, दोनों तो एक ही बराबर है ना। आप बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के लिए पैम्फलेट लिखो या एनडीटीवी के दफ्तर में बैठ के बीजेपी के लिए लिखो, दोनों बात बराबर है। तो हमने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं ये जानता था कि मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मुझे बहुत काम आता है अपनी इंडस्ट्री का, और वो काम किसी नैसर्गिक प्रतिभा से नहीं, मैंने खुद घिस घिस के सीखे हैं, पंचर बनाने से लेके कार का इंजन बनाने तक। लेकिन प्रोफेसर आनंद, ये बात ये देश याद रखेगा कि मुझे किसी ने 2000 रुपये का ऑफ़र नहीं दिया काम का, और इस बात के लिए इस देश के लाखों करोड़ के विज्ञापनों से लैस मीडिया संस्थानों को शर्मिंदा तो होना ही पड़ेगा, आज ना कल। और मैं बोलता ही रहूँगा कि इस तरह के गोदी मीडिया को मत देखो, सब्सक्राइब मत करो। काम करते हुए भी बोला और उसके बाहर भी जाकर बोलूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये राज भी कभी पता चल जाएगा तो आप सब जान जाएंगे कि इसे अफोर्ड करना तो सबसे आसान है पैसे के हिसाब से भी, लेकिन कोई कर नहीं सका। सबको मालूम है कि वहाँ छप जाएगा तो उसका पूरा कैरेक्टर बदल जाएगा। तो ये भाषण ज़रूर देंगे, कहानियाँ आपको विवेकानंद की सुनाएंगे, कहानियाँ आपको गौतम बुद्ध की सुनाएंगे, कहानियाँ आपको दयानंद सरस्वती की सुनाएंगे, लेकिन दयानंद सरस्वती की तरफ प्रश्न करने वालों को 2000 रुपये का नौकरी नहीं देते हैं। और जब मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी का वीडियो आप सब यूट्यूब में देखिएगा, वो काशी का शास्त्रार्थ करके बहुत शानदार वीडियो है, उसमें बता रहे हैं कि उनके पास, दयानंद सरस्वती के पास पैसे की कमी ये नहीं थी। कोई एक सेठ था, उनको पैसा देता था कोई 98-54 में, जिससे वो पर्याप्त पैम्फलेट छपवा लेते थे, किताबें खरीद लेते थे और पूरे शहर में पैम्फलेट लगाते थे बाकायदा कि इस तारीख को मैं मूर्ति पूजा के विरोध में, पुराणों के विरोध में यहाँ शास्त्रार्थ करने वाला हूँ, आप मुझे वैसा भारत लाकर दे दो। तो ये तो रहा, तो इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। और वो बात, मेरी सारी आशंकाएं साबित होने में कोई ऐसा नहीं कि इस साल भर का इंतज़ार करना पड़ा। 10 दिन में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, भर आ गया भाई साहब। अब वो रजत शर्मा क्या इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में इंटरव्यू देने के लिए इंडिया टुडे नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं भोजपुरी में आ जाओ, हम अपने यूट्यूब चैनल पे कर लेते हैं। हम भोजपुरी बोलेंगे, आप गुजराती बोलना, गुजरात के लोग भी बहुत पसंद करते हैं, देंगे इंटरव्यू। तो वो मैं जानता था कि मेरे पास अगर यूट्यूब नहीं होता तो मेरा जर्नलिज्म का कैरियर ख़त्म था, प्रोफेशनल कैरियर। जिस प्रोफेशन को मैं बिलोंग करता हूँ उस प्रोफेशन ने मुझे डिज़ोन कर दिया। लेकिन वो अभी भी चाहते हैं कि उस प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं वो मुझ पे लागू हो, उन पर लागू ना हो। ये बहुत चतुराई का काम है। पर मुझे हैरानी होती है कि इस गोदी मीडिया को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है। आप ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी के कुछ काम से खुश हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, फेयर डील। आप पॉलिटिक्स में तमाम तरह के विकल्पों को देख के किसी को सपोर्ट करते हैं। इस मीडिया को देखकर जो किसी लायक नहीं है, दुनिया के किसी देश में छोड़िए, अपने गांव में इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप, इस गोदी मीडिया को अपने गांव में नहीं। इस मीडिया को लेकर भी कोई नहीं बोल रहा है। तो ये जानते हुए भी इस्तीफ़ा दे दिया तो ज़रूर भावनात्मक रूप से। मुझे उसके पहले कई लोग मिल रहे थे,
दो घटनाएं हैं। एक हमारे साथी मित्र ने लिखा कि हम सब जानते हैं कि आपको बहुत दबाव आ रहा होगा कि आप वहाँ बने रहें क्योंकि वो स्पेस चला जाएगा, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाएगा कि इस बात के लिए आपने इतना घुट-घुट कर जिया है और इतनी तकलीफ़ उठाई है उस न्यूज़ फ्लोर में, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और एक महिला ने कहा, मुझे कहीं पूजा में मिल गई थी तो वो रोने लगी, तब मैंने काफ़ी छुट्टियां ले रखी थी, तो उन्होंने कहा कि रोने लगी तो मैं उनका, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है, ये लोग तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कैसे क्या करोगे, ये करोगे। तो मैंने कहा नहीं आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास मैंने अपनी सेविंग्स ठीक रखी है, मैं खर्चे भी बहुत संभाल के करता हूँ, तो इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होगा, 1 आध साल में काम चला लूँगा। तो उन्होंने कहा कि एक बात कहनी है, और कहते कहते अपनी वो चूड़ी निकालने लगी कि समझौता मत करना। तो मैंने कहा आप कंगन रखे, बोले कि ये ले लो तुम, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पता चल जाएगा ना, ये दुख हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा आपको इतना फ़र्क पड़ता है, इस्तीफ़ा दे दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ दे देना। ये इस्तीफ़ा देने से 1 महीने पहले की बात है। तो मैं कई लोगों से टेस्ट कर रहा था, छठ में गांव गया तो लोग जो मिलने आए, 1000 के करीब लोग आए थे मिलने के लिए, तो मैं उन सब से कहता था कि लोग पूछते थे कि अब क्या हुई तार, तो मैं कहता था कि क्या करें बताओ। तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं नौकरी मत छोड़ना, फिर कोई निकाल देगा। तो मैं ज़्यादातर लोगों से, यंग लोगों से पूछता था कि यार मन कर रहा है कि नौकरी छोड़ दें, तो कहता था हाँ भैया छोड़ दीजिएगा। छोड़िए इसका अडानी फदानी का नौकरी करके क्या करेंगे, चल आइएगा यहाँ गांव में हम लोग यूट्यूब चलाएंगे। तो हम बोले कि भाई यूट्यूब कैसे चलाते हमको आता नहीं, तो सब अपने बैग से सामान निकाल के दिखाने लगे कि देखिए हाई फोन बा, हाई फोन बा, हाई फोन बा, हो जाई। और उन लोगों ने कुछ दिनों तक मदद भी की कि लाइए हम आपका थंबनेल बना देते हैं, वीडियो एडिट कर देते हैं। उन लड़कों ने कहा कि आप यूट्यूबर बन जाइएगा, हम लोग के साथ रहिएगा, मोटरसाइकिल से घूमिएगा, लेकिन उसकी नौकरी मत कीजिएगा। तो हमने छोड़ दिया सर। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुझे ही देता है। और ये कितनी अच्छी बात है कि लोग, हम चाहे जितना भी पैसे के या कंट्रोल से मीडिया की परिभाषा बदल दें, लोगों की समझ में, या ऐसे लोग अब भी बचे हैं जिनकी समझ में पत्रकार और मीडिया की परिभाषा नहीं बदली है, और इसका प्रमाण है वो कलम जो मुझे देता है। थैंक यू आप सभी का, अध्यापक संघ का भी बहुत शानदार। सेल्फी तो उन्होंने मना किया है, लेकिन सेल्फी नहीं मना किया है, तो हम इन दोनों लोगों को कहीं रिक्वेस्ट करेंगे।